दोस्तों, जब एक लड़की की शादी होती है तो वो अपने पति के साथ में 7 फेरे लेती है और 7 वचन लेती है। कहती है कि जैसी भी परिस्थिति होगी मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी। और दोस्तों, इस तरह के वो वचन लेके अपने मायके से विदा होकर के अपनी ससुराल पहुंच जाती है और अपने पति का साथ निभाती है। कहते हैं दोस्तों कि एक बार पत्नी डोली में बैठ कर के आती है और दोबारा तभी घर से जाती है जब उसकी अर्थी निकलती है। लेकिन दोस्तों, आज की जो कुछ महिलाएं होती हैं वो अपने जिंदा पति को ही बीच रास्ते में छोड़ देती हैं। मरने की तो बहुत दूर की बात है। दोस्तों, कुछ पत्नी ऐसी होती हैं कि बीच रास्ते में अगर पति छोड़ दे या उसका देहांत हो जाए तो वो औरतें अपनी पति की याद में पूरी जिंदगी काट लेती हैं, किसी से शादी नहीं करती हैं, किसी मर्द से संबंध नहीं बनाती। वो अपने पति को इतना प्यार करती हैं कि उनकी यादें ही उसकी ज़िंदगी पार कर देती है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी भी पत्नी होती है जिसका पति जिंदा हो तब भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें बस अपने जिस्म की प्यास बुझाने से मतलब होती है। बस दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही होती है, जो कि पति हमेशा घर की बेहतर होने की सोच में रहता और जो पत्नी होती वो अपने सिर्फ जिस्म की प्यास बुझाने की सोच में रहती। ऐसी कहानी आज की है। दोस्तों, कहानी को काटना बिल्कुल भी नहीं, स्किप मत करना, पूरी सुनना, बहुत रोचक कहानी है। दोस्तों, मैं कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। आप कहानी की भावनाओं खो जाते हो और बाद में लाइक नहीं करते हो। और दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन होती है, उसको प्रेस करके ऑल पे कर देना, जिससे मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। दोस्तों, ये कहानी है शमशाबाद के पास में एक गांव पड़ता है, वहीं की। दोस्तों, एक शीला नाम की औरत होती है, उसकी शादी जब होकर के ससुराल वो आ जाती है तो दोस्तों कुछ समय तो उसका पति साथ में रहता है और उसके बाद में घर की जिम्मेदारियां होती हैं, घर का खर्चा होता है, ये सब चलाने के लिए मर्द को काम भी करना पड़ता है। दोस्तों, गांव में इतना काम नहीं होता है, रोजगार नहीं होता है, तो वो बाहर शहर जाता है कमाने के लिए। दोस्तों, उसके पति के 4 भाई और होते हैं, टोटल वो 5 भाई हुआ करते। 4 भाई उसके वहीं रहते पास में ही और वो उसका पति बाहर शहर में कमाता था। दोस्तों, समय बीतता रहता है और उसी के साथ में घर का बंटवारा हो जाता है, हर कोई अलग अलग रहने लगता है। दोस्तों, वो पांचों भाई अलग अलग रहने लगते हैं। 2 बड़े भाई होते हैं उससे और 2 उससे छोटे भाई होते हैं। दोस्तों, अब शीला का पति बाहर कमाने जाने लगता है और इधर दोस्तों शीला को एक लत लग जाती है अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने की। उसे वो सुख नहीं मिल रहा होता जो उसे चाहिए होता है, क्योंकि उसका पति बाहर चला जाता है। अब शीला इधर उधर बाहर नजरें ढूंढने लगती हैं। दोस्तों, इसी बीच में शीला अपने बच्चों से कहती है कि मैं शमशाबाद जा रही हूँ डॉक्टर बंगाली से दवाई लेने, जो कि मेरे खुजली सी हो रही है, माथे पर ये दाने हो रहे हैं, इसकी मैं दवाई लेने जा रही हूँ और मैं 2 घंटे में आ जाऊंगी। दोस्तों, जो बड़ा बेटा 12 साल का होता है वो कहता ठीक है जल्दी आना, क्योंकि छोटा बेटा मात्र 2 साल का होता है तो वो रोता भी है, तो इसलिए वो कहता जल्दी आ जाना। और शीला कहती ठीक है मैं जल्दी आ जाऊंगी। दोस्तों, शीला चली जाती है और वो 2 घंटे की कह के जाती है। दोस्तों, 2 घंटे की जगह लगभग 5-6 घंटे बीत जाते, वो सुबह 10 बजे निकलती है और दोस्तों धीरे धीरे शाम हो जाती, लगभग 4 बज जाते हैं। जब 4 बजते हैं तो जो बड़ा बेटा होता है शीला का वो बहुत ज़्यादा परेशान था, क्योंकि छोटा वाला बेटा रो रहा था और जो बीच का बेटा था मात्र वो भी 7 साल के आसपास का था, वो भी रो रहा था माँ के लिए। दोस्तों, वो दोनों बेटे उसे परेशान कर रहे थे, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है और धीरे धीरे दिन छिपने लग जाता है, दिन डूबने लग जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है और उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब वो सोचता मैं करूं तो करूं क्या, मैं अपने चाचा से कहूं या ताऊ से कहूं जाके। लेकिन दोस्तों, क्या है, चाचा और ताऊ से उसकी माँ की लड़ाई चल रही थी, जो जगह जमीन को लेके थोड़ी सी लड़ाई हुई थी। जब उसके पिताजी आए थे जब ही लड़ाई हुई, जब से बोलचाल बंद थी, इसलिए वो उसके पास भी नहीं जाता है।
वो अपने मामा को फ़ोन करता है और सारी बात बता देता है। कहता है कि मम्मी सुबह गई थी 10 बजे डॉक्टर बंगाली से दवाई लेने शमशाबाद में, और जब से अभी तक वो आई नहीं, 2 घंटे की कह के गई। और जो छोटा वाला लड़का वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसका भाई। इस तरह जब वो मामा से कहता है, उसका मामा आ जाता, मामा का नाम श्रीनिवास होता है। जब वो आता है, सारी कहानी अपने भांजे से पूछता है और उसके बाद में इंतजार करने लगता है और रात में ढूंढता भी है, अपनी बाइक लेके आता है, इधर उधर ढूंढता है। उस डॉक्टर के पास भी जाता है तो वहां पर पता चलता है कि ऐसी तो कोई महिला उसके पास आई ही नहीं है। और दोस्तों वो जगह जगह उसे ढूंढता, जब शीला नहीं मिलती है तो शाम को उसी के घर पे वो सो जाता, और जब सुबह होती है तो दोस्तों फिर वो ढूंढने की कोशिश करता। जब उसे कोई कामयाबी हाथ में नहीं लगती है तो वो उसी के जेठ जिठानी के पास में जाता है और कहता है कि तुम्हारी मेरी बहन से लड़ाई चल रही थी, मेरे बहनों से लड़ाई चल रही थी, सच सच बताओ कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया, कहाँ किडनैप करवा दिया, क्या किया। दोस्तों जो उसके जेठ जिठानी होते हैं, जो चाची होती है उस बच्चे की, वो सब कहती हैं कि मैंने उससे ना ही उसे किडनैप करवाया, ना ही उससे मेरा कोई मतलब है, जब से मेरी लड़ाई हुई, जब से मैं उससे बोलती नहीं हूँ। इस तरह की बात करता है। जो उसका श्रीनिवास भाई होता है वो दोस्तों बच्चों को लेके थाने पहुंच जाता है और उसी शीला के जेठ जिठानी और देवरानी पर केस लगवा देता है, यानी कि एफआईआर कर देता है, किडनैपिंग का केस लिखवाता है। पुलिस वाले जब देवरानी जिठानी और जेठ जिठानी को बुलाते हैं तो दोस्तों समझ में आ जाता पुलिस वालों को उनकी बातों से कि ये बेकसूर हैं, लेकिन फिर भी वो बार बार उसे परेशान ना करे श्रीनिवास, इसलिए वो उन सबका चालान कर देते हैं और आगे जेल भिजवा देते हैं। दोस्तों इधर धीरे धीरे समय बीतता रहता है और उसके बाद में एक पंचायत उसी के गांव में बिठा ली जाती, शीला के गांव में। दोस्तों उस पंचायत में कहा जाता है श्रीनिवास से कि जेठ जिठानी बेकसूर हैं, उनको बाहर निकलवा दो, तुम अपना जो रिपोर्ट है उसको वापस ले लो, क्योंकि वो तुम्हारी बहन से बोलते भी नहीं थे। श्रीनिवास कहता है अगर ये लोग बोलते नहीं थे तो मेरी बहन गई कहाँ, मेरी बहन की तो किसी से लड़ाई भी नहीं थी। इस तरह जब वो बात सुनते हैं तो दोस्तों वो पंचायत बेनतीजा रहती है, कोई उसका नतीजा नहीं निकलता और धीरे धीरे दोस्तों 4 दिन गुजर जाते हैं। दोस्तों 4 दिन बाद श्रीनिवास के फोन पर एक फोन आता है और उस फोन पर एक व्यक्ति बोल रहा होता है कि तुम्हें अपनी बहन की बहुत ज़्यादा चिंता है, तो इस गांव से और जो शमशाबाद जाते हैं उस गांव के बीच में एक खंडर घर मिलता है, उसमें जाके अपनी बहन की लाश ले आओ, उसमें तुम्हारी बहन की लाश पड़ी हुई है। दोस्तों जब इस तरह श्रीनिवास सुनता है तो वो हैरान हो जाता और वो पूछता है कि तुम कौन बोल रहे हो, तुम्हें कैसे पता है कि मेरी बहन की लाश वहीं पड़ी है। लेकिन दोस्तों फोन कट हो जाता है, उधर से कोई जवाब नहीं आता है। दोस्तों वो अपनी बाइक लेके वहां पहुंचता है तो उसे एक रास्ते में खंडर दिखता है। उस खंडर में जब जाता है तो एक पेड़ पर धोक लगाकर, पीठ लगाकर दोस्तों उसकी बहन की लाश रखी हुई होती है और उससे बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है और दोस्तों सही से समझ में भी नहीं आ रही होती कि उसकी बहन की लाश होती है। दोस्तों वो पुलिस को खबर करता है, पुलिस को बुलाता है और अपनी माँ को भी बुलाता है। दोस्तों उसकी माँ देखती है ये तो मेरी ही बेटी है, जो उसने जेवर पहन रखे हैं उसको वो पहचानती थी, पुलिस वालों को बता देती है कि ये मेरी बेटी है। पुलिस वाले दोस्तों जब देखते हैं कि लाश बहुत ज़्यादा सड़ने लगी है, बहुत बदबू आ रही है, तो वो आनन फानन में उसको जल्दी उठाते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों अब इधर जो पुलिस वाले होते हैं उनको पूरा यकीन हो जाता है कि उसके जेठ जिठानी देवरानी जो बंद है वो बेकसूर हैं। दोस्तों फिर पुलिस वाले उनको छुड़वा देते हैं और कहते हैं जब भी मैं पूछताछ के लिए बुलाऊं तुमको आना पड़ेगा। जेठ जिठानी और जो देवरानी होती हैं वो कहती है ठीक है, उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। और इधर दोस्तों पुलिस वाले जो उसके भाई यानी श्रीनिवास के फ़ोन पर फ़ोन आता है, वो नंबर मांगता है और उसे ट्रेस करता है तो पता चलता है कि ये फ़ोन उसी शीला का निकलता है। दोस्तों जब वो फ़ोन ढूंढती है तो वो फ़ोन एक व्यक्ति के पास में होता है, एक लड़के के पास में होता है और पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ लेते हैं। उससे पूछते हैं तो वो सारी कहानी बताता है कि ये फ़ोन मेरे पास किस प्रकार आया है। दोस्तों
जब उसमें वो वॉइस ट्रेस की जाती है तो पता चल जाता है कि ये किसी और की आवाज़ नहीं, ये शीला के ही अपने भतीजे की आवाज़ होती है। उसके जेठ जिठानी बुलाए जाते हैं और आवाज़ सुनाई जाती तो वो भी कह देते हैं ये तो मेरे बेटे की आवाज़ है। दोस्तों उसके बाद में उसका भतीजा को वो पुलिस वाले ढूंढने लगते हैं और दोस्तों एक दिन बाद ही उसको घर से पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद में थाने ले आते हैं और सारी पूछताछ करते हैं कि बता, सीधा सीधा कहते हैं कि बता तूने अपनी चाची का खून क्यों किया। दोस्तों जो भतीजा होता है वो जानता था कि पुलिस वालों को या तो सच बता दो, नहीं तो वो इतना मारते हैं कि बाद में मार खाने के बाद भी सच बताना पड़ता है। दोस्तों बिना देरी करते हुए वो बता देता है कि चाची का खून मैंने ही किया, मैंने ही चाची को मारा है अपने दोस्त के साथ में मिल करके। दोस्तों इस तरह जब वो बता देता, पुलिस वाले पूछते हैं कि तूने क्यों मारा, तो दोस्तों वो कहानी बताने लगता है कि मेरे चाचा की शादी होकर के आई, उसके बाद में सब अच्छा चलता रहा और समय बीतता रहा। लगभग लगभग जब 10-12 साल बीत जाते हैं उसके बाद में अब मेरे चाचा बाहर काम करते थे और चाची को किसी मर्द की ज़रूरत थी उनकी जिस्मानी प्यास बुझाने के लिए। मेरी चाची की नज़र मुझ पे ही पड़ी। अब वो चाची मुझे बुलाने लगी घर पर और मेरे को इधर उधर टच करने लगी। शुरुआत में मैं बहुत ज़्यादा शर्माता था क्योंकि मेरी उम्र तो मात्र 16 साल की थी। मैं इतनी ये बातें जानता नहीं था, ना ही समझता था। चाची जब मुझे टच करती थी तो मैं चाची से कहता था कि चाची ये तुम क्या कर रही हो, मुझको शर्म लग रही है। और चाची कहती थी पगले तू कुछ समझता ही नहीं है। इस तरह जब वो बोलती थी तो मैं हंस के भाग जाता था और चला जाता था। समय धीरे धीरे बीतने लगा और एक दिन चाची मुझसे बोली कि मुझे डर लगता है, रात में तू यहीं पर सो जाया कर और तेरे जो चाचा की कमी है वो भी पूरी हो जाया करेगी। मैं चाची का मतलब नहीं समझा। मैं बोला ठीक है चाची मैं सो जाऊंगा और मैं अपने घर पे बोल दिया कि मैं चाची के साथ में ही जा रहा हूँ, वहीं उनके घर पे लेटूंगा। तो घर वाले भी इस तरह ना ही शक करते थे ना ही कुछ समझते थे कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि चाची की जो उम्र थी वो काफ़ी थी और मेरी मात्र 16 साल की। मैं जाके चाची के यहाँ लेट गया। अब चाची मुझे इधर उधर टच करने लगती है और मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाने लगती है। जब मेरे साथ ज़बरदस्ती वो छेड़खानी करती, मैं बार बार मना करता हूँ कि चाची ये तुम क्या कर रही हो, मुझे शर्म लग रही है, मुझे लज्जा आ रही है। लेकिन चाची छेड़ती रहती और मेरे शरीर से एक एक करके कपड़े उतार देती है और उसके बाद में मेरे शरीर में पता नहीं ऐसा क्या करंट सा लगता है कि जो भी चाची मेरे साथ कर रही थी मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। दोस्तों कहने का मतलब ये होता है कि उन दोनों का शारीरिक संबंध बन जाता है। दोस्तों 1-2 दिन चाची अपने मर्जी से बनाती है, उसके बाद में उसका भतीजा कहता है कि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगा। पहले चाची सोचती थी मिलने की, लेकिन अब मैं सोचता था मिलने। वो पूरी रात उससे संबंध बनाती है। अब उसके भतीजे के अंदर अलग ही भाव जाग चुके थे। अगले दिन वो बिना कहे बिना कुछ सोचे चाची के साथ में सोने के लिए पहुंच जाता और दोस्तों इस तरह अब उनके अवैध संबंध बनने लगते हैं। वो शीला ये भी नहीं सोचती है कि मेरा पति मेरे लिए ही बाहर पड़ा हुआ है, बाहर कमा रहा है, इन बच्चों के लिए बाहर कमा रहा है। लेकिन दोस्तों उसे तो अपनी अब जिस्मानी प्यास बुझाने से मतलब थी। उसे उसके मन का मर्द मिल चुका था, क्योंकि उसकी नई उम्र थी। दोस्तों वो उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता था। जब चाची के बच्चे सो जाते थे तो उसका भतीजा पहुंच जाता और पूरी रात रंगरलियां बनाता। दोस्तों समय गुजरता गया, धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं ऐसे ही। दोस्तों किसी को कानो कान खबर नहीं होती, क्योंकि जो भी होता घर के 4 दीवारी के अंदर होता है, रात में होता है, किसी को पता नहीं लगता। दिन में सामान्य जीवन जी रहे होते वो लोग और रात में वो एक तरह से पति पत्नी के रूप में आ जाते और अपने शारीरिक प्यास बुझाते। दोस्तों जब लगभग इधर उसके भतीजे की उम्र 20 साल के आसपास हो जाती है तो उसके जो घर वाले होते हैं, उसके जेठ जेठानी होते हैं, वो उसका रिश्ता एक जगह तय कर देते हैं। जब ये बात उसकी चाची को पता चलती है तो वो उससे पूछती है कि तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। तो उसका जो भतीजा होता है वो कहता हाँ मेरा रिश्ता तय हो गया है। तो दोस्तों उसकी चाची कहती है कि ठीक है, जब शादी हो जाएगी तो तुम अपनी पत्नी के साथ रहना, मेरे यहाँ मत आया करना, और मेरी क्या, मैं तो किसी और को ढूंढ लूंगी।
जो उसका भतीजा होता वो कहता है मैं पत्नी के साथ भी रहूंगा और तुम्हारे भी साथ में रहूंगा। दोस्तों इस तरह वो कह देता है और एक समय वो आता है जब उसकी शादी हो जाती है। दोस्तों उधर चाची ने जो बोला था उसने वही किया कि एक गांव में पड़ोस में एक और व्यक्ति होता है, वो भी नौजवान हट्टा कट्टा होता है, अपनी अदाओं से उसे वो फंसा लेती है और दोस्तों उसे भी घर पे बुला करके शारीरिक संबंध उसके साथ बनाने लगती है। और इधर जो भतीजा होता है वो ये जब जानता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि दोस्तों उसने अपने पत्नी के साथ साथ अपनी चाची को भी नहीं छोड़ा था। वो चाची के यहाँ आता था, उससे संबंध बनाता था और उसके बाद में अपने घर जाता, उसके बाद में अपने पत्नी के भी साथ में संबंध बनाता। दोस्तों वो नहीं चाहता था कि जिससे उसने शुरुआत की उसको वो कभी छोड़े, क्योंकि जो उसे मजा चाची में आता है वो दोस्तों शायद उसे लगता है कि उसकी पत्नी भी नहीं है, शायद इसीलिए वो चाची को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों चाची होती है अब अपने भतीजे में इंटरेस्ट नहीं लेती है और उसके बाद में वो जो पड़ोस में जो दूसरा मर्द उसने पकड़ा था उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। कहते हैं कि नई चीज़ का मज़ा ही अलग होता, ठीक वही इसकी चाची के साथ चल रहा था। अब दोस्तों उसके भतीजे को ये चीज़ नागवार होती है। जब वो अपने चाची के पास जाता है तो चाची स्पष्ट शब्दों में कह देती है कि अब तुम्हारी शादी हो गई है और तुम अपनी पत्नी के साथ रहो, मैं इस मर्द के साथ खुश हूँ, तुम्हें मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। ये चीज़ दोस्तों उसके भतीजे को बर्दाश्त नहीं होती है। वो एक प्लान बनाता है, कहता है अगर ये मेरी नहीं तो किसी की नहीं। दोस्तों वो एक छिपकली को मारता है और मारने के बाद में उसे सुखाता है और सुखाने के बाद में उसका पाउडर बना लेता है। दोस्तों उसके बाद में वो पाउडर अपने पास में रख लेता है और मौका ढूंढने लगता है। दोस्तों एक दिन उसकी चाची जब दवाई लेने के लिए अपने माथे पर उसके दाने हो गए, खुजली हो गई, तो उसकी दवाई लेने के लिए शमशाबाद जाती है तो उसका भतीजा मिलता है, कहता है चलो चाची मैं भी तुम्हें ले चलता हूँ और अच्छे बंगाली डॉक्टर से दवाई दिलवा के लाता हूँ। उसका भतीजा उसको शमशाबाद लेके जाता है, दवाई दिलवाता है और दोस्तों वहीं पर एक हलवाई दुकान से वो रबड़ी लेता है और शीला की आंख बचा करके उसमें वो छिपकली का पाउडर मिला देता है। और दोस्तों आते समय एक खंडर घर होता है, वहां पर अपनी बाइक रोक लेता और खराब होने का बहाना बनाने लगता, कहता चाची बाइक खराब हो गई। और उसके बाद में वो दो चार किक मारता, जब स्टार्ट नहीं होती है तो वहीं पर अंदर घर में जाता है, एक पेड़ होता है उसकी छांव में बैठ जाता है और अपनी चाची से बातें करने लगता, कहता है चाची वो समय अजीब था, मैंने इस सब की शुरुआत शारीरिक संबंध बनाने की शुरुआत तुमसे की, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी भूल नहीं पाऊंगा। लेकिन अब मेरी शादी हो गई तो तुमने मुझसे कहा तो मैं तुम्हारी बात मान ली, मैं अपने पत्नी के साथ रहने लगा और इसी बीच में मेरी पत्नी के पेट में एक बच्चा आ गया, अब मैं बाप बनने वाला हूँ, तो लो तुम मुंह मीठा कर लो। जो वो रबड़ी लाया होता है दोस्तों वो उसके सामने कर देता है। जो शीला होती है वो रबड़ी खा लेती है और खाने के बाद में ऊपर से पानी पी लेती है। दोस्तों वो बातें करते रहते और धीरे धीरे आधा घंटा बीत जाता और वो जो छिपकली का पाउडर होता दोस्तों वो भी असर दिखाने लगता, उसकी तबीयत सी बिगड़ने लगती है, उसे नशा सा आने लगता और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। दोस्तों इसी बीच में वो भतीजा उसका अपने दोस्त को फ़ोन करता और बुलाता है और उसी के साथ में मिल कर के उसका गला दबा करके हत्या कर देता और हत्या करने के बाद में दोस्तों उसकी लाश को एक पेड़ से टेक लगा के बिठा देता, जिससे कोई भी देखे तो ये लगे कि ये सिर्फ बैठी हुई है। इस तरह दोस्तों वो करके वहाँ से चला जाता है और दोस्तों वो घर पे पहुँचता है तो घर के भी हालचाल लेता रहता है, क्योंकि दोस्तों उसके जो माता पिता थे वो तो अब जेल में पहुंच चुके थे, क्योंकि उसका जो मामा था बच्चों का उसने उनके ही खिलाफ एफआईआर कर दी थी। और इधर दोस्तों वो अपनी चाची के भी लाश जो होती है उसका हालचाल लेता रहता है, यानी दोनों तरफ हालचाल रखता है। दिन जब 4 बीत जाते हैं तो उसकी चाची की लाश सड़ने लगती है तो दोस्तों उसे बुरा लगता है, क्योंकि वो सच में अपनी चाची से बहुत प्यार करता था और उसने गुस्से में आकर के ऐसा कदम उठाया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी चाची किसी और के पास जाए, वो तो अपने साथ रखना चाहता था। लेकिन दोस्तों जब वो किसी और के साथ जाती है तो वो ये कदम उठा लेता है। जब लाश सड़ने लगती है तो वो मन में सोचता है कि आज मैं 4 साल से इसी शरीर को चूम रहा था, इसके साथ खेल रहा था, मौज मस्ती कर रहा था और आज शरीर ये इस कगार में है कि इसकी दुर्दशा हो रही है।
और उधर उसके माता पिता भी बंद होते, तो वो ये सोचता है कि मैं उसके भाई यानी श्रीनिवास को बता दूं, जिससे वो इसका भी अंतिम क्रियाक्रम करेगा और मेरे माता पिता भी छूट जाएंगे। दोस्तों वो फ़ोन करता है और बताता है, और वही फ़ोन नंबर जब पुलिस वाले ट्रैक करते हैं तो वो शीला का फ़ोन निकलता है, और उस फ़ोन की जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा बात उसके भतीजे से ही हुई होती है, जिससे वो शक के दायरे में आ जाता है, और वो फ़ोन जिस व्यक्ति के पास मिलता है वो उसी का दोस्त होता है। इस तरह पूरी सच्चाई सामने आ जाती है और पुलिस वाले कार्रवाई करके उसको आगे कोर्ट में पहुंचा देते हैं और वहां से उसे सजा हो जाती है। दोस्तों कहते हैं पति के साथ बेवफाई करने वाली औरतों का अंत हमेशा बुरा ही होता है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो अपने पति के होते हुए भी ऐसा काम करती हैं जिसका अंत बहुत ज़्यादा बुरा होता है। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें, और दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे आप तक हर वीडियो पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।